अगर आप CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि अभी तहसीलदार का पेपर में टॉपिक था एजुकेशन रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, और दूसरा भी CSS 2025 में ऐसे आया हुआ, इंग्लिश ऐसे आया हुआ था, इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। तो हम इस टॉपिक को बयान करेंगे। इस टॉपिक में हम बयान करेंगे अलार्मिंग रिपोर्ट्स अबाउट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, चैलेंजेस इन द एजुकेशन सिस्टम, हमारे पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम के मसाइल क्या हैं, इनकी एरियाज टू रिफॉर्म्स क्या हैं, कौन कौन से एरियाज में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, और केस स्टडीज़ की बात करेंगे कि बैरून दूसरे ममालिक कैसे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में किन चीज़ की कमी है, और उसके बाद हम वे फॉरवर्ड बताएंगे। एंड भी हम जो इंग्लिश ऐसे था उसको ब्रीफ करेंगे, एंड इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। ये भी इंग्लिश ऐसे आया हुआ था 2025 में CSS के एग्ज़ाम में। तो इसको मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं अलार्मिंग रिपोर्ट्स अबाउट एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान में 26.2 मिलियन आर आउट ऑफ स्कूल्स। बलूचिस्तान में जो इसकी लिमिट परसेंटेज है 65% जो बलूचिस्तान में बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल्स हैं। ये रिपोर्ट बताती है पाकिस्तान एजुकेशन स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक जो 65% बच्चे हैं बलूचिस्तान में वो आउट ऑफ स्कूल्स हैं। उसके बाद दूसरी रिपोर्ट है वीकली कटिंग एज। उस रिपोर्ट्स के मुताबिक 77% ऑफ प्राइमरी स्कूल इन बलूचिस्तान हैज़ नो टॉयलेट फैसिलिटी, 23% हैव एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर, उसके पास एक्सेस नहीं है, ड्रिंकेबल वाटर के एक्सेस नहीं है। और सिंध में 43% ऑफ प्राइमरी स्कूल्स डू नॉट हैव टॉयलेट एक्सेस। पहले नंबर के 77% ऑफ बलूचिस्तान स्कूल्स हैव नो facility of toilets and 23% schools have no access to drinkable water facility। उसके बाद सिंध में कहते हैं कि 43% of primary school do not have toilet facilities। ये कह रहे हैं वीकली कटिंग एज स्टेट। ये आप इसको जो मैंने डाटा बता रहा हूँ इसको कोड करेंगे और जो उसमें रेफरेंस में डालेंगे वो है वीकली कटिंग एज। एंड पे बताता है अलार्मिंग लिटरेसी रेट बाई एजुकेशन टास्क फोर्स। ये भी एक इंस्टीट्यूट है, वो फोर्स है, उनके मुताबिक पाकिस्तान है 60% एजुकेशन लिटरेसी रेट और जो एजुकेशन टास्क फोर्स है इसको चेयर कर रहे हैं फेडरल मिनिस्टर एहसान इकबाल। उसके बाद पाकिस्तान में जेंडर डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है, तो इसके लिए रेफरेंस डाल लें। इन खैबर पख्तूनख्वा 18 तहसील रिपोर्ट फीमेल लिटरेसी रेट बिलो देन 10%। नॉर्थ वजीरिस्तान एंड बजोड़ हैव लिटरेसी रेट बिलो 5%। जेंडर डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा में 18 तहसील ऐसी हैं जिनमें फीमेल लिटरेसी रेट 10% से कम है, और जो बजोड़ और वजीरिस्तान है उसमें लिटरेसी रेट 5% है। ये जेंडर डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में। उसके बाद वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक एजुकेशन सेक्टर रिव्यू के मुताबिक पाकिस्तान एजुकेशन सेक्टर सफर फ्रॉम क्रोनिक अंडर फंडिंग with education spending remaining at minimum 1.7% of GDP।
जो वर्ल्ड एजुकेशन सेक्टर रिपोर्ट है वो कहती है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सेक्टर है वो क्लोनिंग फंडिंग की वजह से सफ़र कर रहा है, और जो पाकिस्तान है 1.7% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट करता है। अब हम चलते हैं चैलेंजेस की तरफ। पाकिस्तान को एजुकेशन में क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। नंबर पहले बता डिस्पैरिटीज एंड इनइक्वालिटीज। सबसे डिस्पैरिटी वो है पहले कि पाकिस्तान में 4 किस्म के एजुकेशन इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करते हैं। पहला है एलीट क्लास इंस्टीट्यूट्स जैसे एचिसंस, लम्स, बीकन हाउस, अलाइड स्कूल वगैरह। उसके बाद आते हैं प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं ये कुछ इनकी फीस एलीट स्कूल से कम होती है और इनका होता है। उसके बाद आ जाते हैं पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स। और उसके बाद चौथे नंबर पे आता है मदरसा सिस्टम, एलीट क्लास स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक सेक्टर स्कूल्स और मदारिस स्कूल्स। जो एलीट क्लास के बच्चे होते हैं आप देखें कि मोस्टली CSS के 20% जो बच्चे हमेशा CSS पास करते हैं वो हमेशा लम्स से आए होते हैं। क्या वजह है? क्योंकि एलीट क्लास स्कूल में आपको अच्छे तरीके से क्वालिटी प्रोवाइड की जाती है, लेकिन मदारिस एलीट क्लास की अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है, प्राइवेट में थोड़ी सी क्वालिटी होती है, पब्लिक सेक्टर में तो ना बहुत कम होती है। लेकिन जो मदारिस सिस्टम है वो सिर्फ अपने दीन और इस्लाम के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो मार्केट के मुताबिक उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ना होने के बराबर होती है। उसके बाद क्वालिटी कंसर्न्स। एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट पाकिस्तान 2022 रिपोर्ट्स के मुताबिक 55% ऑफ ग्रेड 5 स्टूडेंट्स इन ए पब्लिक स्कूल कैन नॉट रीड ए स्टोरी इन उर्दू और परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक। क्वालिटी कंसर्न ये है कि जो पाकिस्तान में ASER एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स 2023 के मुताबिक जो 55% ऑफ पाकिस्तान स्कूल के बच्चे हैं वो ना उर्दू में कहानी पढ़ सकते हैं, ना वो बेसिक रियाजी का सवाल कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेस इश्यूज। अराउंड 32% ऑफ पब्लिक स्कूल्स लेक्स इलेक्ट्रिसिटी। ये ओवरऑल पाकिस्तान की बात हो रही है। अराउंड 32% ऑफ पब्लिक स्कूल लेक्स इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, lacking drinking water, and 40% do not have functional toilets। और ये डाटा दे रहा है, ये पाकिस्तान एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स 2021 रिपोर्ट है। पाकिस्तान एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद चौथा इशू है वो है चैलेंज है वो है पावर गवर्नेंस एंड अंडर फंडिंग। यूनेस्को रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को अपनी एजुकेशन पे काम करने के लिए कम अज़ कम 4% ऑफ GDP एजुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान स्पेंड्स लेस देन 2% ऑफ इट्स GDP ऑन एजुकेशन, वन ऑफ द लोवेस्ट इन द साउथ एशिया। पाकिस्तान की एजुकेशन टू GDP रेशियो 2% है, जो साउथ एशिया दुनिया को तो छोड़ें, साउथ एशिया में भी सबसे मिनिमम है। एक तो फंडा और पावर गवर्नेंस ये है कि करप्शन है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती हैं, उसके बाद गोस्ट स्कूल एग्जिस्ट करते हैं और मॉनिटरिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। जो पांचवा हमारा चैलेंज है एजुकेशन सिस्टम में वो है करिकुलम एंड पेडागोगी गैप्स। पेडागोगी टर्म है जिसका मतलब है टीचिंग स्टाइल्स। जो हमारा करिकुलम है यानी जो सिलेबस है वो अंग्रेज़ों के दौर का डिफाइन किया गया है, या फिर अभी कुछ तरमीम आती रहती हैं, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि वो जो करंट इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है या करंट एज की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हो। और जो टीचिंग तरीक़ेकार है वो भी हमारा बहुत पुराना है। रूट लर्निंग पे कसा दिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग पे नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग पे नहीं।
और उसके बाद पाकिस्तान का जो पढ़ाने का तरीका है वो है रट्टा सिस्टम है, रटा दिए जाते हैं। इसमें जो मेमोराइजेशन पे फोकस किया जाता है, ना कि अंडरस्टैंडिंग पे। वो बच्चे समझते कम है, रट्टा ज़्यादा लगाते हैं, जाके उनको समझ नहीं आती कि बात क्या हो रही है, उन्होंने रट्टा लगाया होता है, यानी उन्होंने याद किया होता है लेकिन उन्हें याद नहीं होता कि बात क्या हो रही है। जिसकी वजह से हमारा बच्चे मोस्टली अनस्किल्ड होते हैं, उनको जॉब हासिल करने में इश्यूज होते हैं, क्योंकि जो जॉब मार्केट है वो तो कम्पिटिटिव है। जो लीड क्लास से बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, जो अच्छा सर्विस पढ़ के आ रहे हैं, वो इजीली ग्रैब करते हैं जॉब को, लेकिन जो हमारे पब्लिक सेक्टर्स के पढ़े हुए बच्चे होते हैं या मदारस से, वो कम्पीट नहीं कर पाते। और उसके बाद भी उनका जो अंडरस्टैंड वो होता है, मेमोराइजेशन होती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। उसके बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में की एरियाज ऑफ रिफॉर्म्स क्या हैं, किन एरियाज में काम कर रहे हैं। जो अभी कंसर्न था तहसीलदार के पेपर में, रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पहला जो हमारा की एरिया वो है करिकुलम मॉडर्नाइजेशन। हमारा जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, इसको अपडेट किया जाए, मॉडर्नाइज किया जाए। जो अब हम मॉडर्नाइज एज में जी रहे हैं, तो हमें जो हमारा सिलेबस है वो मॉडर्नाइज होना चाहिए। इसमें अभी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट किया जाए, उसके बाद एनवायरमेंटल एजुकेशन को ऐड किया जाए, कोडिंग ऐड की जाए, क्लाइमेट चेंज, इस तरह के टॉपिक्स को इंटीग्रेट किया जाए जो मॉडर्न एज के मुताबिक हों। बच्चों को अभी भी हम कंप्यूटर के पार्ट्स बता रहे होते हैं, लेकिन अभी तक लैपटॉप, छोटे छोटे मिनी कंप्यूटर्स आ चुके हैं, लेकिन अभी भी हम कुछ इंस्टीट्यूट्स में अभी बच्चों को कंप्यूटर के पार्ट्स, ये कैसे काम करता है, इसके कौन से पार्ट्स होते हैं, वो तैयार करवा रहे होते हैं। इसकी बजाय हमें उनको बताना चाहिए कि आजकल AI आ चुकी है, इस पे हम काम कैसे करें। उसके बाद करिकुलम में हमें इंटरफेयर हारमनी, जो टेररिज्म, इंटरफेथ हारमनी जो एक्सट्रीमिज्म को का मसला हल करेगी, और सोशल इंक्लूजन को और नेशनल इंटीग्रेशन के इशूज, ऐसे टॉपिक्स ऐड किए जाएँ। जो दूसरा एरिया टू रिफॉर्म है वो है टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलिज्म। पाकिस्तान जो टीचर ट्रेनिंग है वो बेहद ज़रूरी, क्योंकि जब एक टीचर ही अच्छा ट्रेन नहीं होगा तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। इसलिए टीचर ट्रेनिंग की अच्छा ज़रूरत है पाकिस्तान को, ताकि वो मॉडर्न तरीके से बच्चों को पढ़ाए और प्रोफेशनलिज्म लेके आए। क्योंकि टीचर वही बनते हैं जो किसी इंडस्ट्री में एडजस्ट नहीं होते या किसी काम के नहीं होते, तो उनको जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं वो उनको हायर कर लेते हैं मिनिमम सैलरी पे, और वो भी कहते हैं कि हम चलो जॉब पे लगे हुए, लेकिन वो प्रोफेशनलिज्म नहीं कर रहे होते, वो मजबूरी के तहत कर रहे होते हैं। इसलिए टीचर ट्रेनिंग की अच्छी ज़रूरत है, और उनमें जो अभी टीचर बन के उनको प्रोफेशनलिज्म की तरफ लाया जाए। ट्रेनिंग के अंदर हमें मॉडर्न टीचिंग मेथोडोलॉजीज पे फोकस करना चाहिए, और जो हमारी प्रमोशन है वो मेरिट बेस्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन होनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरा एरिया टू की रिफॉर्म है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटलाइजेशन। अभी हमने बताया कि हमारे कुछ स्कूलों में वाशरूम्स नहीं है, पानी पीने की फैसिलिटी नहीं है, या फिर उनकी वाल्स नहीं है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए। और डिजिटलाइजेशन के लिए लर्निंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल किए जाए, जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी हमारे पाकिस्तान में अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। उसके बाद क्लासरूम्स में हमें डिजिटल बोर्ड्स इंस्टॉल करवाने चाहिए। उसके बाद जो हमारा इश्यूज हैं वो सेफ एंड इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट्स प्रोवाइड किए जाए। जब हमारे पास इंक्लूसिव यानी स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। चौथे नंबर पे जो हमारे की टू रिफॉर्म है वो है गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। गवर्नेंस में हमें फंडिंग अच्छी करनी चाहिए, 4% ऑफ GDP लगाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एजुकेशन टीचर्स की अकाउंटेबिलिटी हो कि वो किस तरह काम करते हैं। इसमें जो पहला स्टेप है वो है मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट हो, क्योंकि बाद औक़ात बंदे KP आप जिस स्केल पे आप सरकारी नौकरी चाहते हैं उतने लाख आप पे करें और आप वो जॉब लेटर हासिल करें। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें गवर्नेंस मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। उसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस का इंस्टॉल करवाया जाए।
उसके बाद कम्युनिटी मॉनिटरिंग हो। कम्युनिटी मॉनिटरिंग ये है कि आपके जो इलाके के MLA या MPA होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे क्या टीचर अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या कम्युनिटी के अंदर क्या लिंकेजेस हैं। उसके बाद जो चौथा है वो है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन में आता है कि जो हमारे पाकिस्तान में जेंडर डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती है एजुकेशन के मामले में, कि आपकी 74% मेल है और 54% फीमेल एजुकेशन है, लिटरेसी रेट है। इसके मुताबिक काम किए जाए कि ऐसे पॉलिसी बनाई जाए जो ट्रांसजेंडर को, फीमेल्स को और जिस डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनको अपने अंदर ले, यानी वो उनके लिए ख़ास पॉलिसीज़ हों। लास्ट टाइम जो एहसास प्रोग्राम आया था उसमें इस बारे में बात की गई थी कि जो बच्चियाँ पढ़ने आती हैं उनको वजीफ़ा मिलेगा बच्चे पर बच्ची को, कोई 3,000 था कि 4,000 था। ऐसी पॉलिसीज़ को हमें प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद जो छठा की एरिया ऑफ रिफॉर्म है वो है हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। पाकिस्तान की रिसर्च में और हायर एजुकेशन में टॉप 500 यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी आती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि हम रिसर्च में इन्वेस्ट नहीं करते, तो इसके लिए हमें रिसर्च ग्रांट्स इनोवेशन हब बनाने चाहिए। हमें हाई ग्रांट्स अलॉट किए जाएं, जो हमारा बजट है वो बढ़ेगा तो हमारी फिर हाई ग्रांट्स होंगी रिसर्च के लिए, तो फिर हमारी भी यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग में आएंगी। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होनी चाहिए हमारी यूनिवर्सिटियों के साथ। जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हैं जैसे MIT, उसके बाद यूनिवर्सिटी इंडियंस की IITs हैं, चाइना में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके साथ हमें कोलैबोरेट करना चाहिए। और HEC को ऑटोनोमस बनाना चाहिए कि वो अपना बजट है अपने मुताबिक इस्तेमाल करे। जो लास्ट में हमारी जो की रिफॉर्म है वो है वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। पाकिस्तान में जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं उनको आप वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन के ज़रिए उनको जॉब प्रोवाइड करें। उनके जो टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग होती है ये अंडर मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए भी होती है, क्योंकि इसमें आप AC और रेफ्रिजरेशन का कोर्स कर सकते हैं, ऑटो मैकेनिक का कोर्स कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए हुनरमंद प्रोग्राम जैसे प्रोजेक्ट्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। हमारे जो की एरियाज ऑफ रिफॉर्म थे वो है करिकुलम मॉडर्नाइजेशन, टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनलिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटलाइजेशन, गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, वोकेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन, गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड देयर एवेल्युएशन। जो पाकिस्तान में जो डिस्पैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने प्रोग्राम इशू किया था 2020 से 2022 के दरमियान, सिंगल नेशनल करिकुलम। इसको इम्प्लीमेंटेशन में बड़े मसाइल है, लेकिन गवर्नमेंट पंजाब में और KPK में तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था, लेकिन बलूचिस्तान में और सिंध में इसके पे क्रिटिसिज्म किया गया था। इस पे जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म था वो था ओवर एम्फसाइज ऑन रिलीजियस कंटेंट, उसके बाद ओवर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, कि उनकी अभी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इतना हाई मॉडर्न सिलेबस बच्चों को पढ़ा सकें। और उसके बाद जो बाद इलाकों में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, जिसकी वजह से इसको रद्द कर दिया गया था। लेकिन अभी भी माशाल्लाह ये पंजाब में और KPK में अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जो दूसरा इनिशिएटिव था वो था एहसास एजुकेशन स्टाइपेंड प्रोग्राम। ये भी 2020 में लॉन्च किया गया था। इसमें कंडीशन थी कि आपके बच्चे की इतनी % अटेंडेंस हो तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा या आपको वो कैश ट्रांसफ़र मिलेगा। ये स्पेशली गर्ल्स के लिए था और इससे 60 लाख बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं।
एहसास एजुकेशन स्टाइपेंड फंड के ज़रिए 60 लाख बच्चे इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इससे मुराद ये है कि हमने 60 लाख बच्चों को इनरोल किया हुआ है। उसके बाद HEC एंड हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट में रिसर्च HEC में और हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स की थी कि हमने HEC को कहा था कि आप रिसर्च बेस्ड आउटपुट पर ज़्यादा फोकस करें, और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी फंडिंग बढ़ा दी गई थी, और इसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स और फैकल्टी भी हायर की थी। उसके बाद हम केस स्टडीज़ कर लेते हैं, या कि इंटरनेशनल इदारे किस तरह काम कर रहे हैं, हम उसके लिए बात कर लेते हैं। जो सबसे पहली केस स्टडी हमारे पास है वो फिनलैंड है। फिनलैंड सबसे ज़्यादा अच्छी IQ लेवल EQ लेवल रखने वाला मुल्क है, और ये सब हमेशा सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मुल्क और एजुकेशन में टॉप करने वाला मुल्क होता है। इसके बारे ये क्या करते हैं, उसके बारे में स्टेप्स कहते हैं। ये इसमें इन्होंने ना टीचर ऑटोनॉमी दी हुई है, टीचर ऑटोनॉमी एंड हाई क्वालिफिकेशन। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है ना टीचर के लिए, तो पहले तो वो प्रॉपर मेरिट बेस्ड रिक्वायरमेंट करते हैं, और हायर क्वालिफाइड स्टाफ को रिक्वायर करते हैं। दूसरा, उसके बाद उनकी टीचर की ऑटोनॉमी उनके पास है। और फिनलैंड में 16 साल तक कोई स्टैंडर्ड टेस्टिंग सिस्टम नहीं है। टीचर खुद बनाता है और खुद बच्चों को जज करता है कि मैंने क्या कुछ पढ़ाया और क्या बच्चों ने कुछ समझा है। दूसरी जो हमारी केस स्टडी है वो है सिंगापुर। सिंगापुर में जो हम पाकिस्तान में हम 10वीं तक पढ़ने तक हमें पता नहीं होता हमने आगे क्या करना है, लेकिन सिंगापुर में ना बेसिक से ही स्टीम फोकस एजुकेशन पे एजुकेशन पढ़ाई जाती है। स्टीम होता है S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, M फॉर मैनेजमेंट। स्टीम बेस्ड एजुकेशन पे फोकस किया जाता है, और इनकी जो सिलेबस होता है वो इंडस्ट्री के मुताबिक चेंज होता रहता है, कि इंडस्ट्री जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उनको सिलेबस पढ़ाया जाता है। और इनके जो करिकुलम है या सिलेबस है वो हर 2-3 साल बाद चेंज होता रहता है, जो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री। उसके बाद जो हमारी तीसरी केस स्टडी है वो है बांग्लादेश। हमारा पास था ईस्ट पाकिस्तान था, लेकिन अभी इन्होंने आज़ादी कर ली, लेकिन हमें इनको इनसे भी कुछ हासिल करना सीखना चाहिए। बांग्लादेश नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम पे ज़्यादा फोकस करता है, यानी वो टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करता है, तो हमें भी इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद कम्युनिटी स्कूल्स इन रूरल एरियाज, वो अगर अच्छे स्कूल प्रोवाइड पूरी बिल्डिंग नहीं बना सकते, उन्होंने ना कम्युनिटी स्कूल्स बनाए हुए हैं देहाती इलाकों में। पाकिस्तान में भी कंसेप्ट मौजूद है, लेकिन इसमें ज़्यादा करप्शन होने की वजह से ये इतना अच्छा कारामद नहीं है। फीमेल फोकस्ड इंसेंटिव प्रोग्राम, बांग्लादेश में फीमेल सेंट्रिक प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ताकि फीमेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके एजुकेशन हासिल करने में। और उनकी जो मोस्टली टेक्सटाइल की लेबर है वो फीमेल पर 70% उनकी फीमेल लेबर है टेक्सटाइल में, और वो पाकिस्तान से ज़्यादा टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट करता है। वे फॉरवर्ड क्या है, हमने चैलेंज बात कर लिए, एरियाज कहाँ का काम करना है वो बता दिए। अब हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड क्या है। जो सबसे पहला सोल्यूशन है ना वो है इंक्रीज फंडिंग। यूनेस्को के मुताबिक पाकिस्तान को मिनिमम 4% एजुकेशन टू GDP रेशो स्पेंड करनी चाहिए एजुकेशन पे। दूसरा, डिसेंट्रलाइज एजुकेशन गवर्नेंस, तो डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। जैसे 18वीं तरमीम में सारी पावर सेंटर से उठाकर प्रोविंसेस को दे दी गई थी, ऐसे जो अभी जो एजुकेशन है वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो प्रोविंस से उठाकर इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। Empower district level education authorities for localized solutions, जो लोकल
प्रॉब्लम्स हैं उनको जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो बेहतर समझती हैं, ना कि जो सेंटर में जो बैठी हैं कैपिटल्स ऑफ सिंध, पंजाब या केपी के या बलूचिस्तान में जो बैठी हैं कैपिटल्स में, उनको नहीं पता कि जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं उसके क्या सॉल्यूशंस हैं। इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं उनको ऑटोनॉमी दे देनी चाहिए। जो तीसरी वे फॉरवर्ड है, फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड एंड टेक्निकल एजुकेशन। फोकस ऑन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं कि बुनियाद अच्छी होगी तो हमारा अच्छी बनेगी। तो इसलिए हमें बच्चों को चाइल्ड यानी बचपन में ही उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जब हमारी बुनियाद बच्चे की अच्छी बुनियाद होगी तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन, फॉर एग्जांपल एक बच्चा हमारे एजुकेशन सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहा तो उसको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ मूव करवा देना चाहिए, ना कि वो 10-12 साल हमारे एजुकेशन सिस्टम में वेस्ट करे। वो किसी टेक्निकल एजुकेशन में आके कोई टेक्निकल कोर्स करे और स्किल्ड वर्कर बने। उसके बाद प्रमोट रिसर्च, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। हमें रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि जब रिसर्च पे काम होगा तो बच्चों को जब रिसर्च होती है तो हमें पता है कि रिसर्च में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, लेकिन फंडिंग, सरकारी फंडिंग की वजह से अच्छी रिसर्च होगी तो हमारे पाकिस्तान भी अच्छी इंडस्ट्रीज होगी, प्रमोट्स होगी, अच्छे प्रोडक्ट्स हम तैयार कर सकेंगे। अच्छे प्रोडक्ट तैयार कर सकेंगे तो अच्छी एक्सपोर्ट होगी। उसमें इनोवेशन पे काम करें और क्रिएटिविटी पे काम करना चाहिए। हमें रिसर्च पे, इनोवेशन पे और क्रिएटिविटी पे काम करना चाहिए। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ये भी CSS 2025 के इंग्लिश ऐसे में आया हुआ टॉपिक था, तो इसके लिए हम सबसे पहले करते हैं, बाकी जो आपने बेस बनानी तो उसी में से आप इसके चैलेंज बताएंगे कि एडिटरी फॉर्म्स बताएंगे, इंग्लिश ऐसे में लिखने बैठेंगे तो पहले आप 3-4 चैलेंज बता देंगे, फिर रिफॉर्म बता देंगे, फिर आप आ जाएंगे एन इन्वेस्टमेंट इन द नॉलेज इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। अब इसको बयान करेंगे कैसे। पहले नंबर पे है ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। जब आप किसी बंदों को एजुकेट कर देते हैं तो वो फिर उसकी स्किल्स बढ़ जाती हैं, कॉम्पिटेंट हो जाता है। और जो पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस कम इसलिए हैं कि हमारे पास जो लोग हमारे जो बाहर के मुल्क में काम कर रहे हैं वो स्किल्ड नहीं है, वो लेबर पे काम करते हैं। और जो ज़्यादा पढ़ी लिखी लेबर होती है वो हायर प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करती है। जब हाई प्रोडक्टिविटी होगी तो हाई ग्रोथ होगी, हाई प्रोडक्शन होगी। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। तो मिसाल के आप इसके लिए कोट कर सकते हैं कि साउथ कोरिया और सिंगापुर ने एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से आज वो दुनिया की इकोनॉमीज़ को लीड कर रहे हैं। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज की वजह से दूसरा फ़ायदा होता है पॉवर्टी रिडक्शन। एजुकेशन के ज़रिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, क्योंकि पढ़े लिखे बंदे को जॉब इजीली मिल सकती है, जिसकी वजह से इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, जॉब मिलती है, इनकम लेवल्स बढ़ते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता है, तो पॉवर्टी इजीली रिमूव हो जाती है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ईच एडिशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग कैन रेज अर्निंग बाई अप टू 10%। ये कोटेशन याद लिख लें आप। Each additional year of schooling can raise earning by up to 10% according to World Bank। जो इसका तीसरा फायदा होता है वो होता है सोशल कोहेजन और नेशनल इंटीग्रेशन। पढ़े लिखे लोग एजुकेशन बंदों में सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्रिएट करती है, बर्दाश्त क्रिएट करती है
और रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करती है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में आपको पंजाब के, सिंध के, बलोचिस्तान के और पंजाब के सब बच्चे मिलते हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनके आइडियाज़ को समझते हैं। डिबेट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो इसकी वजह से सोशल कोहेजन क्रिएट होती है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रोड्यूस होता है और टॉलरेंस क्रिएट होता है बंदों में। चौथे नंबर का चौथा फायदा होता है वो होता है डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो डेमोक्रेसी पे ज़्यादा यकीन रखते हैं और वो वोटिंग को एज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और ट्रांसपेरेंसी की डिमांड भी करते हैं। एजुकेशन की वजह से जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस होती है वो मजबूत होती है। इसकी मिसाल आप कोट कर सकते हैं कि हायर लिटरेसी रेट्स को रिलेट विद स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसीज एंड लोअर करप्शन लेवल्स। जो यूरोप में लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो वहाँ डेमोक्रेसी भी मजबूत हैं और करप्शन लेवल्स भी कम हैं। अब बात करेंगे पांचवें फायदे की, हेल्थ इम्प्रूवमेंट। हेल्थ इम्प्रूवमेंट में जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो अपनी सेहत के बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं। वो अपने न्यूट्रिशन के बारे में जान सकते हैं, हाइजीनिक होते हैं। अगर हेल्थ इम्प्रूवमेंट्स में जो एजुकेशन का फायदा होता है वो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, डिजीजेज बर्डन कम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि पढ़ लिखी औरत में और अनपढ़ औरत में आप अनपढ़ औरत को आप कंट्रासेप्टिव नहीं समझा सकते, लेकिन पढ़ लिखी औरत हमेशा कंट्रासेप्टिव यूज़ करेगी, फैमिली प्लानिंग करेगी, फिर बच्चे पैदा करेगी। तो इसके लिए आप मिसाल इस्तेमाल कर सकते हैं, एजुकेटेड मदर्स आर मोर लाइकली टू वैक्सीनेट देयर चिल्ड्रन एंड सीक टाइमली मेडिकल केयर। ये वैक्सीनेशन जो इशू चलता है KPK में, क्योंकि हमारा लिटरेसी रेट कम है इसलिए वहाँ वैक्सीनेशन वाला पोलियो वैक्सीनेशन का सिलसिला का मिनिमम पाया जाता है। तो इसके लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एजुकेटेड मदर्स आर मोर लाइकली टू वैक्सीनेट देयर चिल्ड्रन एंड सीक टाइमली मेडिकल केयर। उसके बाद हमारा जो छठा फायदा होता है वो टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट। एजुकेशन द रिसर्च को, इनोवेशन को प्रमोट करती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से इंडस्ट्रीज ग्रो करती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करता है, हेल्थ केयर इम्प्रूव होती है और डिफेंस हमारा मजबूत होता है। अमेरिका किस बेस पे लीड कर रहा है? उसके पास ना सोने के वसाइल हैं, ना तेल है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है अमेरिका में, लेकिन वो भी वर्ल्ड लीडर बना हुआ है क्योंकि उन्होंने टेक्निकल और साइंटिफिक एडवांसमेंट में लीडर हैं। और वो इनोवेशन पे काम करते हैं। उनके जो तैयार करता वेपन्स है वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह कि वो लेटेस्ट है, जदीद है, मोर एडवांस है। जो सातवां फायदा होता है नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करने से वो है जेंडर इक्वालिटी। पाकिस्तान में जेंडर डिस्पैरिटी एजुकेशन में एग्जिस्ट करती है, लेकिन एजुकेशन के ज़रिए एक पढ़ी लिखी माँ अपने बेटों को सबको पढ़ा सकती है, जेंडर डिस्पैरिटी को ख़त्म कर सकती है। जेंडर इक्वालिटी की वजह से आपकी फैमिली प्लानिंग बेहतर फैमिली प्लानिंग होती है। चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी जो बच्चे पैदाइश में फौत हो जाते हैं वो कम होती है, और जो औरत होती हैं वो जॉब्स के ज़रिए अच्छी फैमिली यानी उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा सकती हैं। According to UNESCO report, educating girls is one of the most effective way to reduce child marriage and improve family welfare. UNESCO कहती है educating girls is one of the most effective way to reduce child marriage and improve family welfare. जो लास्ट इसका फायदा है वो है environmental sustainability. एजुकेशन के ज़रिए से आपको इन्वायरमेंटल का पता चलता है। एक अनपढ़ आवाम को और पढ़ लिखा आपको ईजिली समझा सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट है, ये क्लाइमेट चेंज है, ये इसकी इफेक्ट्स हैं, लेकिन अनपढ़ बंदा इस चीज़ों को समझने से कासिर होता है।
तो एजुकेशन के ज़रिए हम इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी अचीव कर सकते हैं। तो वो जो पढ़े लिखे होते हैं वो एको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस में और ग्रीन पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं। तो ये थी हमारा आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इस पे अपने जो आप समझते हैं बेहतर कमेंट करें। जो आप जिस पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, जिस टॉपिक पर, वो हमें कमेंट करें, हम इंशाल्लाह उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो इसलिए इस वीडियो के साथ जो आपके दोस्त CSS या PMS किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ शेयर, क्योंकि हम इसमें फैक्ट प्रॉपर पहले रेफरेंस देते हैं, फिर उसको फैक्टर के थ्रू प्रूव करते हैं ताकि जो आपको पेपर में लिखने में आसानी हो। तो बंडल ऑफ थैंक्स, शुक्रिया, वस्सलाम।